विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार, उपन्यासकार, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखक निर्मल वर्मा की रचनाधर्मिता से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे ही। आपके पाठ्यक्रम में शामिल उनकी कहानी परिंदे और परिंदे के नाम से ही उनका पहला कहानी संग्रह 1958 में 1958 में प्रकाशित हुआ था। और इसी के साथ में हिंदी की जो नई कहानी का एक आंदोलन चल रहा था, उसकी भी शुरुआत होती है क्योंकि इससे पहले जो कहानियाँ थी वो अलग तरह की थी। चाहे आपके प्रेमचंद की कहानी का दौर था और रेणु थे और तमाम लोग थे, अज्ञेय थे, तभी सभी लोग थे। तो इनसे डिफरेंट किस प्रकार से भाषा और बाकी सारे स्तरों पर निर्मल वर्मा अपनी एक अलग और प्रभावशाली उपस्थिति कैसे दर्ज करते हैं, तो उस लिहाज से यह कहानी संग्रह और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? और नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उनको जाना जाता है। और उनकी कहानी में भाषा और शैली का जो प्रयोग है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। फिर देखिए कहानियाँ मानव नीति को समझने की नई दृष्टि और एक नई तकनीक के साथ जैसे हमारे सामने आती है। निर्मल को जब भी आप पढ़ेंगे, एक नए संसार, एक नए भाषा संसार, एक नई चित्रात्मकता, एक नई रागात्मकता और पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो एक एक अंतर जो संबंध है, उसको जैसे कहीं न कहीं वो चित्रात्मक भाषा में हमारे सामने दर्ज करते हुए नज़र आते हैं। और उनकी कहानियों की को अभिव्यक्ति और शिल्प के लिए उन्होंने कहा ना कि मतलब कंटेंट और फॉर्म उनका अलग तरह का है। तो उनकी जो रचना प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल अलग तरह की है। तो इसलिए भी उनको उस चीज़ को लेकर भी जाना जाता है। और देखिए कि इस कहानी संग्रह में प्रेम, मृत्यु और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। और जीवन के जो उतार-चढ़ाव आते हैं, उनको किस तरह से निर्मल अपनी इस कहानी में अभिव्यक्त करते हैं, इस कहानी संग्रह में अभिव्यक्त करते हैं। और परिंदे कहानी का जो सार है वो क्या है कि परिंदे कहानी एक लतिका जो इसका केंद्रीय पात्र है और वो एक हिल स्टेशन पर रहती है और वो अकेली है ज़िंदगी में, किसी पुरुष की तलाश में है और किसी पुरुष के प्रवेश होने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, उन सारी चीज़ों को बताया है। और लतिका और हॉबुट के बीच एक अनोखा संबंध विकसित होता है, जो उनकी भावनाओं और जीवन के दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। कहानी में लतिका एक नई उम्मीद के साथ जीवन को शुरू करती है, लेकिन शायद उन्हें जो कुछ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। और ये कहानी जो है ना, इस तरह से बहुत सारे सरोकारों या बहुत सारे दृष्टिकोणों को हमारे सामने रखती है। और निर्मल वैसे भी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। 1929 में वो पैदा हुए थे और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अनुवादक, उपन्यासकार, लेखक, यात्रा वृत्तांत तमाम चीज़ें लिखी उन्होंने। शिमला आप जानते हैं जो पहाड़ी इलाका वहाँ पैदा हुए। तो इनकी तमाम कहानियों में पहाड़ों का और सुंदरता का वर्णन आपको नज़र आएगा। और हिल स्टेशन की जो कहानी है यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें नज़र आती है। ठीक है? तो निर्मल उस तरह से अपनी कहानियों में किस तरह से जीवन के तमाम सरोकारों को हमारे सामने रखते हुए नज़र आते हैं। और आध्यात्मिकता और तमाम सूत्र मैंने कहा ना एक ज़माना था कि वो लेफ्ट की विचारधारा से बड़े प्रभावित थे, लेकिन बाद में किस प्रकार से उनका वो सारा कुछ टूट जाता है। और बहुत सालों तक विदेश में रहे, बाहर पढ़ाया-लिखाया उन्होंने किया और अंग्रेजी साहित्य का उन्हें गहरा ज्ञान था। तो कुल मिलाकर के निराला ने समझिए कि पर्याप्त लेखन लिखा है और पर्याप्त मात्रा में अपना काम किया है। और हमने कहा ना कि नई कहानी जो आंदोलन था जिसमें मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, अमरकांत, राजेंद्र यादव तमाम लोग थे। और नामवर सिंह ने 1959 में बाद में इसको नई कहानी की एक मतलब शुरुआत की कहानी को महत्वपूर्ण कहानी के रूप में किसी को अगर स्थान दिया, उसको नामांकन दिया, तो वो कहानी कौन-सी है? परिंदे कहानी ही है। बाकी उनकी कहानियाँ हैं अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, कौवे और काला पानी, है ना? लेकिन अगर उनको समझा जाए
निर्मल को, तो उनका ये सारा कुछ जो संसार है, उस संसार के बीच में बाकी तमाम चीज़ें हैं। और देखिए उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, जैसे उनके उपन्यास हैं, तो वे दिन उनका पहला उपन्यास माना जाता है। चेकोस्लोवाकिया 1964 में स्थापित कुछ है ये। अंतिम अरण्य है, एक चिट्ठा सुख है, 1979 में आया था। लाल टीन की छत है, 1974 में। रात का रिपोर्टर है, 1989 में, है ना? तो ये सारे उपन्यास है, मतलब किस तरह से वो अपने संसार को, अपने जहान को समझ रहे थे। और कहानी संकलन परिंदे हमने कहा ना 1959 में आया था, कुछ 58 भी कहते हैं, 59 भी कहते हैं, लेकिन 59 ही लिखिएगा, एग्जाम में आता है तो। जलती जाड़ी 65, लंदन की रात, पिछली गर्मियों में 68, अकाला त्रिपाठी 1.5 इंच ऊपर, बीच बहस में 73, मेरी प्रिय कहानियाँ 73, प्रतिनिधि कहानियाँ 88, कव्य और काला पानी 83, सूखा और अन्य कहानियाँ सुख 95, धागे 2003। इनकी रिपोर्टाज यानी कि जो यात्राएं की उन्होंने, चिड़ों पर चांदनी 1962, हर बारिश में 89। इन्होंने नाटक भी लिखा है, 3 एकांत 76 में। निबंध शब्द और स्मृति 76, कला का जोखिम 81, ढूंढ से उड़ती धुंध, ये है डायरी है उनकी। ढलान से उतरते हुए, और फिर है भारत और यूरोप प्रतिश्रुति क्षेत्र 1991 में आई थी, है ना? तो निर्मल का जो संसार है बड़ा समृद्ध है, और निर्मल को थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ने की जरूरत है। शहरी जीवन की रचनात्मक दुनिया के लेखक है, और मनुष्य के मन के जो तमाम बितान है उनको खोलने का प्रयास करते हैं। हमने कहा ना कि हो सकता है कि निर्मल से हमारी बहुत सारी असहमतियां हो सकती है, लेकिन निर्मल को खारिज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि निर्मल की जो रचना धर्मिता है, हमने कहा ना कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है, और उनकी जो परिंदे कहानी उसको पहली कहानी माना गया नई कहानी की। तो कहीं न कहीं उस दौर में देखिए कि जब देश की आज़ादी के बाद का समय भी है और तमाम चीज़ें चल रही है, समाज किस तरह से बदल रहा है और मनुष्य का मनोविज्ञान जब बदल रहा है, तो उन सारे दृष्टिकोणों को एक रचनाकार किस तरह से अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में दर्ज कर रहा है ना? एक तरफ तो ग्रामीण समाज ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा था, एक तरफ महानगरीय जो जीवन था, मनुष्य किस प्रकार से रोज़गार की तलाश में, काम की तलाश में माइग्रेट हो रहा था। और आज भी माइग्रेट हो रहे हैं, हम सब लोग माइग्रेट ही हैं, विस्थापित ही हैं। काम की तलाश में अपनी ज़मीन, अपनी सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं दूर आके बसे हुए हैं। तो ये जो मनुष्य का जो विस्थापन है, वो किस तरह से उसके मनोविज्ञान को बदलने में, उसकी सोच को बदलने में, उसकी जीवन शैली को बदलने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। परिंदे जो होते हैं, परिंदे का मतलब ही क्या है? जो पक्षी घूमते रहते हैं, इधर-उधर आते हैं कि आज यहाँ, है ना? जो विस्थापित हो जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ खास मौसम में कुछ पक्षी होते हैं जो साइबेरिया से, जिसे कहा जाता है कि कुछ सारस हमारे यहाँ आते हैं सर्दी के मौसम में। तो परिंदों का जैसे कोई घर नहीं होता, हमेशा विस्थापित होते हैं, या उनको कोई भी कभी भी विस्थापित कर देता है। वैसे ही ये आधुनिक मनुष्य भी किस प्रकार से परिंदा बन चुका है। ये लतिका जो इस कहानी की नायक है, जैसे उसकी विडंबना, उसका दुःख भी कुछ उसी प्रकार का है। तो कहीं न कहीं लेखक उस चीज़ को बता रहा है। मैं कुछ-कुछ अंश पढ़ देता हूँ। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी-फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हँसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर-पुसर होती रही, फिर दरवाजे की चटकने के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की चपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज-अप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की-सी झिड़क का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया, मैडम। ये वहाँ की हॉस्टल वार्डन भी है ना, तो इसके जीवन में क्या है कि कुछ है नहीं ऐसा, कुछ एक मेजर आता है, लेकिन फिर वो किसी युद्ध में जाता है और वहाँ पता लगा कि शहीद हो जाता है, और फिर वो अकेली हो जाती है। तो तमाम पुरुष आते हैं, क्योंकि घर जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो छुट्टियाँ होती है हॉस्टल में, तो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हर गर्मी में वहीं छुट्टियाँ बिताती है। तो जिसके पास फिर से कहीं लौटने का रास्ता नहीं होता है, उस इंसान की नीति क्या होती है, उसका जीवन किस प्रकार का होता है, ये हम इस
कहानी से समझ सकते हैं कि परिंदे भी जब कहते हैं ना कि मौसम बदलता है तो अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन लतिका का जीवन कुछ ऐसा है कि वो लौटना चाहती है लेकिन कहाँ लौटे। वो किसी का साथ चाहती है लेकिन उसे जैसे किसी का साथ मिलता ही नहीं है ना? तो कहानी इन सारे सरोकारों को, इन सारे दृष्टिकोणों को हमारे सामने बताती है। तो कहानी की जब अंतर जो अनुभूतियाँ हैं, वो समझ जाएँगे कि जब इंसान अकेला होता है, तो कितना तन्हा होता है, उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ होता है ये और एलिनेशन की जो शिकार है, वो सिर्फ़ अकेली लतिका नहीं, जिसे लगता है कि पूरी की पूरी जनरेशन है। तो कहीं न कहीं निर्मल उन सारे सरोकारों को, उन सारे दृष्टिकोणों को हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए निर्मल को समझने की आवश्यकता है, निर्मल को पढ़ने की आवश्यकता है। यशोदा का कमरा था इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप, हँसी मज़ाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन को से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम लेकिन वो उसे याद रहे तब ना। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल गया था या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर खड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की और देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। वो कह रही कि अब छुट्टियां होने वाली है, हम सब जा रहे हैं ना। तो हमने कहा कि आज कुछ गाना वाना गा के कुछ सेलिब्रेट करते हैं इसको। लतिका को उलझन मालूम हुई। देखिए हमने कहा ना कि अकेली थी तो अब उनको बुला रहा है तो वो जाना नहीं चाहती, मतलब उस भीड़ का हिस्सा या समूह का हिस्सा नहीं बन पाती। इसे किस मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा हो चुके हैं। वो उन सब के बीच अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाती है। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? स्नोफॉल यानी कि बर्फ गिरना। जो पहाड़ी इलाके में जो बर्फ गिरती है ना, वो रुई की तरह गिरती है। स्नोफॉल बोलते हैं उसको, है ना? स्नोफॉल बोलते हैं, स्नोफॉल। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं। आई लव द स्नोफॉल। मतलब अब क्या बहाना करे, क्योंकि मैंने कहा ना उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जब होता है ना कि आप उस भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे होते हैं, तब आपको छुपाना पड़ता है। तो लतिका की स्थिति या लतिका की दशा कुछ इसी तरह की है। वो न खुल के जी सकती है, न खुल के अपने भाव को अभिव्यक्त कर पा रही है। न बिंदास जो जीने का एक सिलसिला होना चाहिए, वो उसके जीवन में जैसे कहीं घुट सा गया है। क्योंकि कहीं न कहीं दुनियादारी का दबाव भी है, और हमने कहा ना कि ज़िंदगी में जब अकेलापन होता है और दुनिया आपके उस अकेलेपन को नहीं समझ पाती है, तब आपकी जो मनःस्थिति होती है वो एक एक अजीब तरह की मनःस्थिति में आप चले जाते हैं।
तो शायद लतिका के साथ भी कुछ ऐसा ही, और लतिका की मनस्थिति भी कुछ इसी प्रकार की दशा में है। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी, हर साल वो ऐसे ही करके अपने आप को जैसे तसल्ली दे रही है वो, और कर भी क्या सकती है वो। तो इस तरह की तसल्ली, यानी कि कनकान की कहानी इसी भाव को अभिव्यक्त करती है। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का शाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समा लेगा, है ना। मैंने कहा ना कि मतलब जब आप अकेले होते हैं जीवन में, अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई सहचर नहीं होता है, ऐसा साथी जिसके साथ आप अपनी हर दर्द को, हर चीज को साझा कर सके, तब वो सारी चीजें आपके भीतर घुमड़ती रहती है और आपको तन्हा, अकेला और बेचैन, परेशान कर देती है। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न चढ़कर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह जाती थी। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। अब मैंने कहा ना कि मतलब जैसे होता है ना कि आपके अंदर एक अंतरंगता जब पैदा हो जाती है किसी के साथ में, तो आपकी बहुत सारी जो जो साइकोलॉजिकल, जो फ्रायड की जो बात है ना, कि किस तरह से अवचेतन में जो बहुत सारी चीजें वो अपने आप वर्क करती रहती है। लेकिन अगर आप किसी के साथ में, आपका सेक्सुअल संबंध भी नहीं बन रहा है, आपका कोई लवर भी नहीं है, प्रेमी भी नहीं है, माँ भी नहीं, साथ मतलब जिसके साथ अपनी बहुत सारी बातें आप साझा कर सकें, तो जो एक मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो किस तरह से मनुष्य को इस प्रकार के अकेले और उस तन्हा संसार में डाल देता है, जहाँ वो अपने आप को, जहाँ से वो निकालना चाहता है लेकिन शायद वो निकाल नहीं पाता है। और ये बेचैनी और ये परेशानियां किस तरह से उसके लिए और भी बड़ी परेशानियों का सबब या कारण बनता चला जाता है। तो इन सारे दृष्टिकोणों को, इन सारे सरोकारों को, इन वास्तविकताओं को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी, शाल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट्स के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। मैंने कहा ना कि निर्मल के यहाँ वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके लेखन में नजर आता है, क्योंकि बहुत, एक तो हिमालय वो इलाका रहा है जहाँ वो रहे, तो उस समय तो ब्रिटिश हुकूमत ही थी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, तो उस कल्चर का भी प्रभाव है। फिर मैंने कहा ना कि बहुत साल ये लोग ये बाहर रहे, विदेशों में रहे, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा जाना, और वो उनकी भाषा में, उनके साहित्य में, उनके लेखन में नजर आता है। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतर कर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वो दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी उनके चेहरे को पीला कर रही थी। यहाँ अकेली क्या कर रही थी मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने कहा, इससे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस ह्यूबर्ट शोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर आइसक्रीम काफी पी जाएगी। अब देखिए कि कंपोजिशन बजाना, मैंने कहा ना, वो सब वेस्टर्न कल्चर है, संगीत को किस तरह से गाना है, फिर कॉफी पीना, आइसक्रीम पीना, ये सब क्या है? मतलब हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि छाछ पी जाती है, लस्सी पी जाती है, वो चीजें पी जाती है, या ठंडा पानी, मटके का पानी। गर्मी का मौसम है तो हम कुछ गुनगुना पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय तो, चाय भी उधर से ही आई है ना। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें आने का मतलब है कि उस सारी कल्चर का इफेक्ट भी यहाँ पर उनके यहाँ नजर आता है। डॉक्टर मुझे माफ करे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। अब देखिए कि वो किस प्रकार से मैंने कहा ना कि हर तरह से लोगों से बचना चाहती है, अपने आप को अकेला रखना चाहती है। और हॉस्टल की छुट्टियां हो रही है तब भी वो अपने आप को अकेला, वो जानती है कि अकेला रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है, फिर भी उस अकेलेपन को जैसे उसने अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। और जब ये सारी चीजें उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, तो उन सारी चीजों को जैसे लतिका ने उस तरह से साध लिया है, तो आप वैसे ही मेरे पास आती
डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, मतलब बर्मा के रहने वाले थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी-छोटी चंचल आंखों में से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए कि जापान ने हमला कर दिया था उस समय ना, तो किस प्रकार से वहां से भाग के जान बचाते हुए आए और कहते हैं कि जब यहाँ हिंदुस्तान आ रहे तो किस तरह से क्या हो जाता है और पत्नी मर जाती है। और एक जो कहते हैं कि मतलब जीवन में इंसान कैसे अकेला हो जाता है। और ये जो नई पीढ़ी हम सोलो फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, तो एक जॉइंट फैमिली होती है तो मतलब किस इस प्रकार की जो तमाम तरह की त्रासदियां होती है, दुखद घटनाएं होती है, उनका सामना करना आसान होता है। लेकिन शहरों की जो ज़िंदगी है, जहाँ सोलो सब कुछ चल रहा है, वहाँ आप देखिए कि किस तरह से मनुष्य के सरोकार और मनुष्य की संवेदनशीलता, उसकी चेतना, उस किस तरह से बदल रही है पूरी तरह से। तो उस सारे सरोकार को भी निर्मल किस तरह से दर्ज कर रहे हैं। और डॉक्टर बार-बार कहते थे कि मरने के पहले एक बार मैं ज़रूर बर्मा जाऊँगा, है ना? उस धरती को कहते हैं ना कि अपनी धरती से लगाव इंसान को कब महसूस होता है, जब उस धरती से वो दूर चला जाता है। जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, तब हमें पता चलता है कि उस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही सच है, यही वास्तविकता है। तो इस सच्चाई को और इस वास्तविकता को जब हम समझेंगे, समझते हैं, तो कितने सारे सरोकार और कितने सारे दृष्टिकोण और कितने सारे आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। लेकिन देखिए, कई बार होता है ना कि आप कुछ इस प्रकार के सरोकार होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप किसी से पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की एक नैतिक बाउंड्री टाइप होती है कि उसके कारण आप नहीं पूछ पाते। और लतिका भी डॉक्टर से ये सब पूछना, जानना चाहती है, लेकिन पूछ नहीं पाती है। और वो इलाका ऐसा था कि वहाँ उस ज़माने में लाइट वाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, तो अंधेरा भी था कि अंग्रेज़ कुछ नया कुछ काम कर रहे हैं, तो शायद लाइट, मैंने कहा ना कि उस समय कॉलोनियल सिस्टम के ज़माने की बात है। कहानी भले ही आज़ादी के बाद छपी हो, लेकिन कहानी का जो कंटेंट है वो आज़ादी के पहले का ही है। समझे कि देश से गुलाम था, तभी की सारी चीज़ें इसमें नज़र आती है। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि फादर वल्स के समर्थन में कहीं हेरा-फेरी नहीं होती। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊं रेजिडेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वो वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए और मिस लतिका, ये मिस्टर नेगी है। मतलब नेगी कौन था? वो आर्मी का ऑफिसर था कोई। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वो कुछ ठहर गया। वो किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, ये पीछे। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने इन्हें देखा नहीं, लेकिन लतिका का चेहरा एकदम रीता हो गया, रीतापन गिर गया। अब देखिए, मैंने कहा ना कि आप जब अकेले होते हैं तो किस प्रकार के बहुत सारे डर आपके भीतर घर करने लगते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इस प्रकार से हताश, उदास, तनहा करती है। और उस तन्हाई, उस उदासी का जो परिणाम है वो कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों के साथ नजर आता है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फपकने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवारों पर सरकती हुई गायब होने लगी थी। और उससे पूछते हैं कि मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों पर नहीं जा रही हैं? और लतिका क्या ही बोलेगी। तो इस प्रकार के तमाम दृश्य इस कहानी में, कहानी बहुत लंबी है। आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी कहानी आपको। और पूरी की पूरी जो सेंटर्ड है वो लतिका के ऊपर ही सेंटर्ड कहानी है। हार्बर्ट ही क्यों, वह क्या कभी किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर
मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरपुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे-धीरे छाने लगा है। उसकी टाँगें फिर निर्जीव, शिथिल हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी और सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। वो कहता है कि सब लड़कियाँ ऐसी ही होती है। शायद स्त्री की जो भावुकता है, वो कुछ इसी प्रकार से यहाँ अभिव्यक्त होती है। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब-सा लग रहा है, हुबर्ट ने कहा। वह नहीं चाहता कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वो इतने समय से संजोता आ रहा है। रॉबर्ट उसे हंसी के एक ही ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। इसलिए देखिए, ये भी है कि मतलब उसका कहते होता है ना, किसी के आप मन में आपके प्रति बहुत सम्मान होता है, उसकी पीड़ा को आप समझ रहे होते हैं और आप नहीं चाहते कि उसको पब्लिकली उसकी इंसल्ट करें। तो रिस्पेक्ट इनके मन में था लतिका के प्रति। लतिका की पीड़ा वो समझते थे। क्या तुम नीति में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वो जानता था कि कोई बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेसा के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चिढ़ की पेड़ों की छायाएं लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा इसलिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? ये शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जाना काफी खौफनाक बात है? मैंने कहा ना कि वही विस्थापन की बात है, कि किस प्रकार से वो खुद कह रहा है कि मैं खुद यहाँ हूँ और पता नहीं, हो सकता है कि मैं यहीं मर जाऊं, या मुझे कितने लोग जानते हैं। तो ये मनुष्य का जो एक शाश्वत प्रश्न है कि मतलब उसकी पहचान का जो संकट है, उसको कितने लोग जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कैसे जाएगा। उन सारे सवालों को भी वो मालती इस लतिका और इन सारी चीजों के माध्यम से निर्मल कहीं न कहीं उन पर भी प्रकाश डालते हुए नजर आते हैं। कोई पीछे नहीं है, ये बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता है ना। देखिए, जीवन से इतना लगाव, और भारतीय परंपरा में तो मृत्यु को सहज माना गया है, पश्चिम में ही उसको त्रासदी के रूप में देखा गया है। तो इस तथ्य को भी समझने की आवश्यकता। हमारे यहाँ तो मृत्यु को मुक्ति का द्वार या सब कुछ मतलब सहज है मृत्यु यहाँ पर। तो उस तथ्य को भी कहीं न कहीं निर्मल वर्मा भारतीय परंपरा के आलोक में भी समझा रहे हैं। और जीवन की विद्रूपता, अकेलापन, तन्हाई, विस्थापन, परिंदों की भांति भटकने का जो एहसास है, उसको भी बता रहे हैं। डॉक्टर कुछ देर चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका, किंतु उस रोज कौन जानता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता? लेट द रेड डाई, है ना। जो नेगी जो ऑफिसर था, वो आर्मी ऑफिसर था, वो गया था कश्मीर मतलब लड़ने के लिए, और वहीं उसकी मैंने कहा ना कि शहीद हो जाता है। तो लतिका किसी एक के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती, लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा कि वो भी उसे छीन जाता है। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट कैप्टन था। डॉक्टर तथा लतिका हुबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। अब देखिए कि ये भी होता है कि जब स्त्री अकेली होती है तो बहुत सारे लोग उस पर लाइन मारते हैं। उसको लाइन पे मारने का मतलब, उसको मतलब कैसे उसको आजमाया जाए, कैसे उसके साथ संभोग किया जाए, उसको भोगा जाए। एक एक जैसे मनुष्य या पुरुष की जो एक इस तरह की फितरत है ना, कि बस अकेली स्त्री है तो मिल जाएगी आसानी से। लेकिन उसके भीतर क्या पीड़ा चल रही है, उसके भीतर क्या कष्ट चल रहा है, शायद शायद उसको वो कभी समझने का प्रयास नहीं करता। वह तो बच्ची है पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता।
कुछ देर चुप रहा डॉक्टर। लेकिन हुबर्ट, क्या तुम नीति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर वो सारा चीज चल रहा है। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। अब देखिए, लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अंडरस्टैंड की मुद्रा में खड़ा हो गया। उनका नौकर था ना, तो काम करता था, तो चाय लेके आ जाता है। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने का जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, बड़ी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों से देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बंगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे कि, मतलब वो सारा चीज करके बताता। वो सिंपल लड़का है बेचारा, है ना। तो देखिए कि जिंदगी के जो तमाम सरोकार हैं, कैसे उसकी जिंदगी में एक पुरुष आता है और वापस चला जाता है, और वापस कैसे वैसी हो जाती है वो। एक बार तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़कर तनों में लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन पूरा मुर्गा बन के बताता है उनको। कब की बात है, लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे और कंटेनमेंट में इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा। बड़े जबर से अंग्रेज थे, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी उन दिनों। और सिटी बाजार से 50 घोड़े जमा हो गए। किस प्रकार से, मतलब उस चीज को भी बता रहा है वो। आप छुट्टियों में इस साल यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लगा रहता है, वरना छुट्टियों में यहाँ तो कुत्ते लौटते हैं, है ना। अब देखिए, तुम जरा मिस्त्री को कह देना कि इस कमरे की छत को मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ या पानी दरारों में टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। मतलब पुराने बिल्डिंग थे उस जमाने के, तो उसमें तो कौन ध्यान रख रहा है। और बारिश हो रही है, और अब क्या ही क्या करेंगे आप। आज के ज़माने की तरह थोड़ी 5 स्टार सारी सुविधाएँ मिल रही है आपको। तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ, और देखिए पूरी जो कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, पूरी नहीं पढ़ूँगा मैं तो। लेकिन कैसे लतिका की स्थिति होती है, लतिका किस तरह की दुनिया में चली जाती है, और कैसे उसका अकेलापन वो चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर पाती है। तो कुल मिलाकर के कहानी का सार यही है कि ये जो अकेलापन होता है, उसकी त्रासदी, उसकी विडंबना क्या होती है। और उसकी त्रासदी और विडंबना को आप समझेंगे तो लतिका के माध्यम से आधुनिक मनुष्य के विस्थापन और उसके अकेलेपन के जो तमाम दृष्टिकोण है, तमाम आयाम, उनको समझ पाएंगे। क्योंकि आधुनिक मनुष्य चाहे न कहा ना कि उसने कितना भी कुछ चीजें हासिल कर ली हो, लेकिन किस तरह से अपनी ही जमीन से बेदखल है, अपनी ही जमीन से विस्थापित है वो। और कहीं न कहीं मनोविज्ञान के तत्वों को भी कहानी में संजोया है। आधुनिक मनुष्य के विस्थापन को भी बताया है निर्मल जी ने। और भाषा और शिल्प की दृष्टि से हमने कहा ना कि अपने आप में एक अद्भुत और एक नया सिलसिला जब निर्मल जी ने शुरू किया है, तो उन सारी चीज़ों का प्रभाव भी कहानी में है। ठीक है? अपना ख्याल रखिए और वीडियो हमेशा पूरा देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।